चले, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कस्टम एक्ट में कुछ और चीज़ें देखी थी। क्या क्या देखा था लास्ट क्लास में? इंपोर्ट प्रोसीजर एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर, यही तो देखा था। आज उसके आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैंने जो लास्ट क्लास में ये कहते हुए छोड़ा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये 4 टॉपिक पहले पढ़ेंगे। नो ड्यूटी ऑन पिल्फर्ड गुड्स पहला, रिड्यूस्ड ड्यूटी ऑन डैमेज्ड गुड्स तीसरा, रेमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन डिस्ट्रॉयड गुड्स और लॉस्ट गुड्स, और लास्ट था तुम लोगों का अगर हमने अपनी इन टाइटल राइट छोड़ दिया किसी गुड्स पर, टाइटल छोड़ दिया तो उस पर नो ड्यूटी। ये 4 चीज़ें हम लोग को देखनी है। अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, नो ड्यूटी ऑन पिल्फर्ड गुड्स मीन्स पिल्फरेज या पिल्फर्ड का मतलब होता है स्मॉल और पेट्टी थेफ्ट, चोरियां, जो छोटी छोटी चोरियां होती हैं उनको हम लोग कहते हैं। क्लियर है? तो कहा गया कि ये पिल्फर्ड गुड्स पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी अगर आफ्टर अनलोडिंग है। कब है? आफ्टर, बट बिफोर क्लियरेंस। पक्का? हमारे ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। मैं एक इंपोर्टर हूं, मैं बिल ऑफ एंट्री लेकर के दौड़ा दौड़ा गया किसके पास? कस्टम ऑफिसर के पास कि मेरा सामान आया है, दे दो 10,000 किलो मैंने सामान मंगवाया है। उसने जब देखा और मैंने जब देखा तो हम लोगों के होश पाख्ता हो गए। 500 यूनिट्स उड़ गई। तो कहा गया कि जो ये स्मॉल थेफ्ट होता है इन पर क्या ड्यूटी इंपोर्टर देगा? क्या मैं उसको ड्यूटी दे दूं चुपचाप कि अच्छा सामान 10,000 आया था, कोई दिक्कत नहीं, तो चलता रहता है, ले ले हमसे तू 10,000 की ड्यूटी ले ले। अरे हाँ भाई, हाँ, अरे दौड़ा देंगे उसको। एक तो सामान चोरी हो गया, ऊपर से तू ड्यूटी मांग रहा है, तो हम उसको ड्यूटी पे नहीं करेंगे। जरा देखें, टॉपिक इज ओवर। If any imported goods are pilfered after the unloading but before the proper officer has made an order for clearance for home consumption, ढंग से सुनना, मैंने कल तुम लोग को 2 चीज़ें बताई थी। इंपोर्टर जब अपना सामान क्लियर करवाने के लिए जाता है तो वो 2 जगह क्लियर करवा सकता है। या तो होम कंजम्पशन के लिए सामान को क्लियर करवाएगा, होम कंजम्पशन यानी भाई भैया कस्टम ऑफिसर ये लो अपनी ड्यूटी, ये दो मेरा सामान, अब ये हो गया इंडियन गुड्स, अब हम इसको ले जाकर कहीं भी यूज़ करें, तुम आना मत ताक झांक करने। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं गया उसके पास, मैंने कहा भाई हमारे पास पैसा नहीं है, और तुम अगर अब ज़्यादा दिन सामान तुम्हारे पोर्ट पर रहा तो तुम डिमरेज चार्जेस लगा दोगे, भैया सामान यहाँ से रिलीज़ करवाओ और वेयर हाउसिंग में मैं डिपॉजिट करवाऊँगा सामान, मेरे पास ड्यूटी देने के लिए पैसे अभी नहीं है। पक्की बात है ना? अब मैंने उस सामान को वेयर हाउस करवा लिया, वेयर हाउस गोडाउन में यूज़ किया, भले पैसे हों, मुझे लगता है वहाँ वेयर हाउस करवाना सस्ता है, अपना गोडाउन से अच्छा वहाँ वेयर हाउस करवाओ। मैंने वेयर हाउसिंग के लिए उस गुड्स को क्लियर करवाया। अब सामान यहाँ से क्लियर हो चुका है, बट बिफोर क्लियरेंस। क्लियर? लेकिन यहाँ की बात करो, यहाँ सामान क्लियर अभी होना बाकी है। वेयर हाउसिंग में जब हम सामान ले जाते हैं तो इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री भरते हैं, याद आया होगा। और जब इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री भरता है इंपोर्टर, तो शायद मैंने लास्ट टाइम बताया या नहीं बताया, मैंने कहा था डबल ड्यूटी बॉन्ड होता है, बोला था इस चीज़ को। कौन सा बॉन्ड होता है? डबल ड्यूटी बॉन्ड होता है। डिटेल में तुम लोग फाइनल लेवल पर पढ़ोगे ही इस चीज़ को। तो डबल ड्यूटी बॉन्ड हम भर करके इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री जमा करके अपना सामान वेयर हाउस करवा देते।
हमको अब टैक्स अभी देने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स हम जब तब देंगे जब हम एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री भरेंगे और अपने बॉन्ड को रिलीज करवा लेंगे, बात खत्म। मैंने जो बॉन्ड दिया था इस पर्पस के लिए दिया था कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट मेड बाय मी ऑन द पेमेंट ऑफ ड्यूटी और वेयर हाउसिंग चार्जेस और इंटरेस्ट और पेनाल्टी which is imposed by the department, then in that case the department has right to release or encash the bond in its favor. क्लियर है? वो इसको अपने फेवर में इनकैश कर सकते हैं और अपने ड्यूटी, अपने पेनाल्टी, अपने इंटरेस्ट, अपने रेंट को निकाल सकते हैं। पर्पज़ ये होता है। अच्छा, अब मैंने एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री भरी, मैंने ड्यूटी का पेमेंट किया, मैंने रेंट का पेमेंट किया, मैंने इंटरेस्ट और पेनाल्टी का पेमेंट किया, मैंने अपनी बॉन्ड को रिलीज करवा दिया, दैट इज़ ओवर। अब बताओ जितने दिन तक सामान वेयर हाउस में अवेलेबल था, जितने दिन तक सामान वेयर हाउस में अवेलेबल था, हो सकता है पिलफरेज वहां भी हुई हो, नहीं हो सकता। तो कहा गया वेयर हाउसिंग के पिलफरेज पर ये रूल नहीं लगेगा, क्योंकि वो वेयर हाउसिंग है, कस्टोडियन के हाथ से सामान निकल चुका है, जिसको हम जिम्मेदार बनाते हैं। वहाँ क्या है, वहाँ दूसरा रूल है। तो जब हम इंपोर्टर आता है, होम कंजम्पशन के लिए सामान ले जाता है, सामान कम पाता है तो उस पर ड्यूटी रेमिट हो जाएगी। या अगर वो वेयर हाउसिंग के लिए सामान ले जाता है तो उसी समय तक आने के बाद और वेयर हाउसिंग में जाने तक जो पिलफर्ड होता है गुड्स, केवल उसी पर हमको नो ड्यूटी लगती है। क्लियर है? अब आगे का वर्ड अगर हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिर से पढ़ते हैं। इफ़ एनी इम्पोर्टेड गुड्स आर पिलफर्ड आफ्टर द अनलोडिंग देयर ऑफ बट बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर हैज मेड एन ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन और deposit in a warehouse before an order passed by an officer to deposit goods in a warehouse, the importer shall not be liable to pay the duty leviable on such goods. Such goods means pilfered goods, not all the goods, only pilfered goods. However, where such goods are restored to the importer, हो सकता है बाद में सामान मिल जाए, हो सकता है बाद में सामान मिल जाए। चोरी चोरी बोल रहे थे, कहीं नीचे रखा हुआ था सामान, दबा हुआ था। However, where such goods are restored to the importer after pilfered, the importer become liable to duty. जाहिर सी बात है, सामान वापस आ गया, अब आप ड्यूटी दो। Meaning of the term pilfer. The term pilfer means to steal, especially in small quantities, petty theft. Therefore, the term doesn't include loss of total package. वो तो लॉस है, पूरे पैकेज का नुकसान है। हम टोटल पैकेज की बात नहीं कर रहे, हम स्मॉल थेफ्ट की बात कर रहे हैं। 10,000 यूनिट आई, 100 यूनिट चोरी हो गई, 50 यूनिट चोरी हो गई, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। बोलो करण, करण ना, समझ में आया? इसको हम कहते हैं नो ड्यूटी ऑन पिलफरेज गुड्स। अच्छा, एनालिसिस करने की हम लोग को ज़रूरत नहीं, हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली। The imported goods should have been pilfered and the pilfer should have occurred after the unloading but before the clearance for home consumption or for deposit in the warehouse. The pilfered goods should not have been restored back to the importer. Restore ना हुआ हो, that is over. काम खत्म इसका। कोई दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत? जी हाँ, उसको रखा किस लिए गया था? चोरी कर आफ्टर पार्टी, आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन और before deposit into the warehouse. ये कीवर्ड है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नई नई चीज़ें आएंगी और स्मॉल आइटम से रिलेटेड है। थेफ्ट ऑफ स्मॉल आइटम्स।
स्मॉल क्वांटिटी या पेटी थेफ्ट। ठीक, सेकंड पॉइंट जो अब हमें देखना है, नो ड्यूटी in case of relinquishment of the title to the goods। क्लियर? अगर हम अपने गुड्स की टाइटल छोड़ दें, मैं मालिक हूं ही नहीं इस सामान का, आप बोल जबरदस्ती ले लोगे पैसा? मैंने इसके नाम से सामान बुक करवा दिया, आया, उसके बाद हमको बुलाया गया, आइए भाई साहब ड्यूटी दे दीजिए। अरे भाई मैं हूं ही नहीं, हमसे क्यों ड्यूटी? मुझसे तो बदला लेने के लिए सामान 1 करोड़ का मंगवा लिया है कि नहीं? ऐसे तो किसी से बदला लेना और चाइना से, अमेरिका से सामान मंगवा लो और उससे ड्यूटी निकलवा लो, ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा कुछ कंडीशंस हैं जब हम अपने आप को रेलिंक कर सकते हैं। पहली कंडीशन, कि सामान आया और मुझे लगता है कि सामान इस तरह से डैमेज हो चुका है कि जिस पर्पस के लिए मंगाया गया था वो पर्पस अब उस सामान से पूरा, तो मैं ड्यूटी दे करके भी इस सामान को ले जाकर क्या करूँगा? भांगड़ा क्या करूँगा? कह रहे भांगड़ा करेंगे, सामान घर पे ले जाएंगे, उसको बीच में रखेंगे और चारों तरफ उसके भांगड़ा करेंगे। ठीक है, यही सब करो। पहला, दो गुड्स मे नॉट बी इन द स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन। हमने बोला था कि सामान सी ग्रेड का देना, लेकिन जो उसने सामान मुझे भेज दिया वो A1 क्वालिटी का भेज दिया, है कि नहीं? और ये सी ग्रेड बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है, और हो सकता है ये A1 क्वालिटी इंफीरियर क्वालिटी हो। तुम लोग की सोच कितनी घटिया है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने मांगा था सामान C1 और सेंड करने वाले ने हमें भेज दिया A1 क्वालिटी। नाम A1 था लेकिन काम उसका इंफीरियर था। क्यों बताओ? ड्यूटी दे दूँ? सामान ले जाऊँ? सामान ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने जिस क्वालिटी का सामान मंगवाया था, अगर उस स्पेसिफिकेशन का सामान मेरे पास नहीं आया तो हम ड्यूटी पे नहीं करेंगे, हम ड्यूटी पे नहीं करेंगे। हम अपना टाइटल छोड़ देंगे, मैं अपना नहीं छोड़ूंगा उस गुड्स पर टाइटल छोड़ देंगे। ठीक, दो चीज़ें समझ में आई। कौन सी दो चीज़ें बेटा बताओ तो? रेलिंक्विशमेंट कौन कौन से दो कंडीशन में कर सकते हो? उस क्वालिटी की नहीं आई, दूसरा सामान जब मेरे पास पहुंचा तो इस स्टैंडर्ड में पहुंचा कि वो इस तरह से डैमेज और चेंज हो चुका है कि अब हम उसको यूज़ अपने काम में नहीं कर पाएंगे, हम उसको अपने बिजनेस के यूज़ में नहीं ले आ पाएंगे। वो क्वालिटी का नहीं रहा सामान, थोड़ा पानी लग गया होगा या थोड़ी हवा लग गई होगी, ठीक है, खराब हो गया। हो सकता है जिस बंदे से मैंने सामान मंगवाया हो उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया हो, बीच में ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया। वहाँ से सामान आया, रखा हुआ, मैं सामान रिलीज़ करवाने जा रहा था, तब तक उसकी कॉल आई, भाई साहब देखो ये लास्ट लॉट है, इसके बाद हम सामान भेज नहीं पाएंगे आपके पास। तो मैंने कहा तुमसे खरीद कौन रहा है तू रख अपना सामान अपने पास, ठीक है ना, सड्डा हक तेरा तो तू अपना सामान अपने पास रख, हमें देने की ज़रूरत नहीं है। तो दांत दिखाएगा और फ़ोन हम लोग काट देंगे, क्योंकि अब उसके पास तो डंडा लेकर दौड़ाने की भी जगह नहीं है।
तो पहला पॉइंट बताया, द गुड्स मे नॉट बी इन अकॉर्डिंग्स टू द स्पेसिफिकेशन, द गुड्स मे हैव बीन डैमेज्ड और डेट्रियोरेटेड ड्यूरिंग वॉयज एंड एज सच वे नॉट टू बी यूजफुल फॉर द इंपोर्टर, and there might have been breach of contract and therefore the importer may be unwilling to take delivery of the goods. बीच में कुछ भी समझौते में खटास आ गई, जो हम लोग के बीच में सलाह और समझौता हुआ था उसमें खटास आ गई. चलो, in all the above cases the goods have been imported, the liability to custom duty is imposed and therefore the importer may relinquish his title to the goods unconditionally. The most important word is unconditionally. वो ये शर्त नहीं लगा सकता, देख हम अपना सामान यहाँ छोड़ कर जा रहे हैं, मिस्टर वाई आएगा उसी को बेचना, ऐसा नहीं बोल सकता. अनकंडीशनली यू हैव टू रेलिंक्विश योर टाइटल ऑन द गुड्स. हाँ या ना, बिना शर्त के सामान को छोड़ना पड़ेगा. एंड अबंडन देम इफ द इंपोर्टर डज सो ही विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे द ड्यूटी अमाउंट. दैट्स इट. हमें इन दोनों पॉइंट्स में नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत आई होगी. पहला पॉइंट, नो ड्यूटी ऑन पिलफर्ड गुड्स, no duty on relinquishment on title of the goods. अब दो पॉइंट और बचे, रेमिशन ऑफ ड्यूटी और अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी. सबसे पहले हम अबेटमेंट की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे? अबेटमेंट की. हाँ बोलो बेटा बोलो. हम बात करेंगे किसकी? अबेटमेंट की. ड्यूटी को हम कम करेंगे, यानी रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ ड्यूटी लगेगी, और सीधे बोल दो ना सर, प्रोपोर्शनेट ड्यूटी लगेगी. सर समझ में नहीं आया. अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन डैमेज्ड और डेट्रियोरेटेड गुड्स. डिस्ट्रॉयड नहीं है. डिस्ट्रॉयड का मतलब विदाउट होप टू रिकवरी, अब उसमें से कुछ होने वाला है नहीं. और डिस्ट्रॉयड और डैमेज का मतलब होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये मैंने बुक मंगवाई है, डैमेज हो गई. डैमेज का मतलब ये पन्ने ऐसे मुड़ गए, दैट इज़ द डैमेज्ड गुड्स. ये फ्रेश फॉर्म में नहीं है. अगर मैं किताब के पन्ने मोड़ कर मैं कहूँ लो 100 रुपये दो, सर ये तो मोड़ी तो फ्रेश पीस दीजिए ना, इसका मतलब ये डैमेज हो गई, डेट्रियोरेटेड हो गई. अब इसकी वो वैल्यू नहीं रही जो थी. क्लियर है? पक्की बात है ना? तो डेट्रियोरेटेड और डैमेज्ड गुड्स के केस में सामान ऐसा नहीं है कि इंपोर्टर ले नहीं जाना चाहता, सामान ऐसा भी नहीं है कि अब उसकी सेल नहीं हो सकती. सेल होगी लेकिन अब अप टू द मार्क वैल्यू पर नहीं होगी, रिड्यूस्ड वैल्यू पर होगी. पक्की बात है? तो अब कस्टम ऑफिसर के पास एक ऑप्शन है. सामने वाले से कहेगा देख तू सामान ले जा, यहाँ रखे रखे वैसे भी ख़राब हो जाएगा, तू सामान बेच सकता है सस्ते पे ही सही. मैंने कहा नहीं भैया, अब सामान तूने ख़राब कर दिया, मैं करूँ तो करूँ क्या? तो कहेगा ठीक, अगर सामान ख़राब हुआ है तो हम इसकी ड्यूटी को कम कर देते हैं. ठीक, कैसे कम करेंगे? इतनी नॉर्मल वैल्यू पर इतनी नॉर्मल ड्यूटी थी, मेरी बात समझना, तो इतनी डैमेज्ड वैल्यू पर या रिड्यूस्ड वैल्यू लिख सकते हैं. तो इस रिड्यूस्ड वैल्यू पर कितनी रिड्यूस्ड ड्यूटी आएगी? मेरी बात समझ में आई? दिस इज द प्रोपोर्शनेट ड्यूटी. फॉर्मूला इन्होंने अपने मन से दिया हुआ है, मतलब टेक्निकल वर्ड यूज़ किए हुए हैं, नॉर्मल वर्ड से ही है. कितना सिंपल है फॉर्मूला, कुछ सोचने की जरूरत नहीं. इतनी वैल्यू पर इतनी ड्यूटी थी तो अब घटी हुई वैल्यू पर घटी हुई ड्यूटी आएगी. सोचना क्या है? नहीं, कुछ और करना है नहीं ना. तो कहा गया अबेटमेंट हम देंगे. क्या देंगे? अबेटमेंट इज अवेलेबल if it is shown to the satisfaction of the assistant commissioner or deputy commissioner of the customs that the goods are damaged or deteriorated under any of the following circumstances. हमको AC या DC को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. AC DC वो लाइट वाला नहीं हमें असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. बताओ क्या? कि जो सामान हमारे पास जा रहा है वो उतनी वैल्यू का नहीं, आपने सामान का बंटाधार कर दिया है,
उनको सर्क्यूमस्टांसेस हैं। पहली सर्क्यूमस्टांसेस, एनी इंपोर्टेड गुड्स हैड बीन डैमेज्ड और हैड बीन डेट्रियोरेटेड एट एनी टाइम बिफोर और ड्यूरिंग द अनलोडिंग ऑफ द गुड्स ऑफ इन इंडिया। बिफोर और ड्यूरिंग, मेरी बात फिर से समझना, बिफोर और ड्यूरिंग, एट एनी टाइम बिफोर और ड्यूरिंग द अनलोडिंग ऑफ द गुड्स इन इंडिया। जब सामान अनलोड हो रहा था उसके पहले ही, या तो अनलोडिंग के समय, जब सामान फर्स्ट टाइम जहाज से नीचे उतारा जाता, लिखा रहा था हैंडल विद केयर, तो हैंडल विद नॉट केयर हो गया, उस समय सामान डैमेज हो गया। नहीं समझ में आई? डोंट यूज हुक, हुक का दो बार यूज किया गया, लिखा रहता है ना, हाँ या ना? तो हम लोगों ने सामान को इस तरह से डेट्रियोरेटेड या डैमेज कर दिया है। कब? ड्यूरिंग अनलोडिंग और बिफोर अनलोडिंग, किसी भी समय, यानी अनलोडिंग के बाद की बात नहीं हो रही। कब की बात हो रही है? तो ये कीवर्ड याद रखना, क्योंकि ये सब कीवर्ड एग्जाम में तुम लोग को फंसाएगा। फिलहाल तुम लोग का चूंकि स्टैंडर्ड अभी उतना नहीं है फाइनल लेवल का, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतने इन डेप्थ में जाकर नहीं पूछेगा, लेकिन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरिंग लोडिंग और बिफोर ड्यूरिंग अनलोडिंग और बिफोर दैट। क्लियर है? पक्की बात है? पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एनी इंपोर्टेड गुड्स अदर देन वेयर हाउस्ड गुड्स। हम वेयर हाउस गुड्स की बात नहीं कर रहे। वेयर हाउस गुड्स में पेल्फ्रेज होगा, वेयर हाउस गुड्स में डैमेज या डेट्रियोरेटेड होगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे। उसके लिए पूरा एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। वेयर हाउसिंग चैप्टर है, उसको पढ़ना पड़ता है, उसमें सारी कंडीशन दी है, वेयर हाउसिंग का सिस्टम पूरा दिया हुआ है। तो हम उस चैप्टर के बीच में क्यों एंट्री करें? हम उस चैप्टर को बिल्कुल साइड में रखते हैं। एनी इंपोर्टेड गुड्स अदर देन वेयर हाउस गुड्स हैड बीन डैमेज्ड ऑन अकाउंट ऑफ एनी एक्सीडेंट, फायर, फ्लड, बोलो, एट एनी टाइम आफ्टर द अनलोडिंग देयर ऑफ इन इंडिया। अच्छा जी, आफ्टर अनलोडिंग, सामान अनलोड करने के बाद कोई एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिससे सामान डैमेज और डेट्रियोरेटेड हो गया। फिर से पढ़ता हूँ, एनी इंपोर्टेड गुड्स हैड बीन डैमेज्ड ऑन अकाउंट ऑफ एनी एक्सीडेंट एट एनी टाइम आफ्टर द अनलोडिंग बट बिफोर देयर एग्जामिनेशन फॉर असेसमेंट। ओके, यानी आफ्टर अनलोडिंग भी आएगा, बोलो ना, बट बिफोर असेसमेंट। जब ड्यूटी डिफाइन हो रही थी, फाइनल हो रही थी, और ड्यूटी कब फाइनल होती है? जब हम बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करते हैं। पक्की बात है ना? अच्छा, एनी इंपोर्टेड गुड्स अदर देन वेयर हाउस गुड्स। हमने वेयर हाउस गुड्स की बात ना तो यहां की थी बिफोर डिपॉजिट इनटू द वेयर हाउस, हाँ या ना? तो यहां पर भी लिखते हैं अदर देन वेयर हाउस गुड्स, लिख देते हैं, नहीं तो तुम लोग भूल सकते हो। हम वेयर हाउस की बात ही नहीं करेंगे, वेयर हाउसिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो पहले में ना दूसरे में। तीसरा, एनी वेयर हाउस्ड गुड्स हैड बीन डैमेज्ड ऑन अकाउंट ऑफ एनी एक्सीडेंट एंड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द क्लियरेंस। अच्छा सर, अगर हम वेयर हाउसिंग छोड़ दें तो इन दोनों के लिए हमको कोई भी ड्यूटी पे करने की ज़रूरत है रिड्यूस्ड वैल्यू पर। किस वैल्यू पर? रिड्यूस्ड वैल्यू पर। पक्की बात? कोई दिक्कत है? अगर हम अबेटमेंट की बात करें तो जब हम लोग वेयर हाउसिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग को ये देखना पड़ेगा, मिलेगा, अगर सामान वेयर हाउस में है और डैमेज हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की ही। किसकी है? अगर सामान वेयर हाउसिंग में है और अगर पिल्फरेज हुआ है तो उसकी भी जिम्मेदारी किसकी है? पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, हाँ या ना? पक्की बात? तो वेयर हाउसिंग के सिस्टम हम लोग वेयर हाउसिंग में ही पढ़ेंगे। फिलहाल
जब हम अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी की बात करेंगे ड्यूरिंग अनलोडिंग और बिफोर दैट और आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर असेसमेंट, यानी सब तो आ गया, लेकिन कहा गया ये ड्यू टू एक्सीडेंट होना चाहिए, इसका कोई रीजन नहीं है। ये किसके थ्रू होना चाहिए? एक्सीडेंट। मैं फिर से पढ़ दूं, एनी इंपोर्टेड गुड्स हैड बीन डैमेज्ड ऑन अकाउंट ऑफ एनी एक्सीडेंट, और ये एक्सीडेंट वर्ड यहां नहीं दिया हुआ था, किसमें दिया हुआ था? इसमें दिया था। क्लियर है? ये कीवर्ड समझ में आए? चल सकते हैं आगे। तो ये पॉइंट याद रहेंगे, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, एसी और डीसी को मुझे सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि मेरे सामान की वैल्यू घट गई है, इस तरह से डैमेज और डेट्रियोरेट हो चुका है कि सामान अब उस वैल्यू पर सेल नहीं होगा या उस वैल्यू पर हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। डैमेज डिनोट्स फिजिकल डैमेज ऑफ द गुड्स, दिस implies that the goods are not fit to be used for the purpose for which they are meant, इसका मतलब वो डैमेज हो गया। डेट्रियोरेशन इज रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ गुड्स, सामान की क्वालिटी घट गई, वो कहलाता है डेट्रियोरेशन। अमाउंट ऑफ ड्यूटी चार्जेबल आफ्टर अबेटमेंट, हमें अब तुम लोग को फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है, मैंने वो फॉर्मूला तुम लोग को पहले ही बता दिया। वैल्यू ऑफ डैमेज्ड और डेट्रियोरेटेड गुड्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ गुड्स बिफोर डैमेज और डेट्रियोरेशन इनटू ड्यूटी ऑन नॉर्मल गुड्स। पक्की बात है ना? सेम वही फॉर्मूला इन्होंने भी यूज किया है, कोई दिक्कत ही नहीं। कोई दिक्कत है? पक्का। वैल्यू सर, ये वैल्यू कौन डिफाइन करेगा? जो डैमेज वैल्यू है मैं बताऊंगा या कस्टम ऑफिसर बताएगा? ये कस्टम ऑफिसर बताएगा। मैं कौन होता हूं बताने वाला डैमेज्ड गुड्स की वैल्यू? ये कौन बताएगा? कस्टम ऑफिसर बताएगा। मुझे बोलने दो। वो अब जानकार तो है नहीं, मशीन आ गई, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा मशीन के लिए। बेटा तू कहाँ जानता है, तू इंजीनियर थोड़ी है, तू मशीन की वैल्यू बताएगा। मेरी बात समझना। पेन आ गई, मैं बताऊंगा पेन की वैल्यू क्या होगी। अरे तू इंजीनियर थोड़ी है उस कंपनी का, तू इतनी जानकारी थी, तू यहाँ क्या कर रहा है? वैल्यूएशन ऑफ द डैमेज्ड और डेट्रियोरेशन गुड्स। अब देखो, वैल्यू एसर्टेन्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, वैल्यू एसर्टेन्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर डिफाइन करेगा वो, लेकिन केवल उसके अकेले वैल्यू पर नहीं छोड़ा गया है, और उसके साथ एक और वैल्यू जोड़ी गई है और कहा गया द प्रॉपर ऑफिसर में सेल सच गुड्स। वो ऑक्शन के जरिए लोगों को बोला इधर आओ, कितने में ले जाओगे सामान? कोई कहेगा 1 लाख में, ठीक, इसकी वैल्यू मान लो 1 लाख। अदरवाइज वो सामान था तो 1.5 लाख का था। अब कोई आदमी आ रहा है, बंदा खरीदो उसको 1 लाख में, ऑक्शन वगैरह के थ्रू मान लेंगे वो 1 लाख उसकी डेट्रियोरेटेड वैल्यू है, रिड्यूस्ड वैल्यू है। द प्रॉपर ऑफिसर में सेल सच गुड्स बाय पब्लिक ऑप्शन और टेंडर, और इफ द इंपोर्टर एग्रीज इन एनी अदर मैनर एंड द ग्रॉस सेल प्रोसीड शैल बी डीम्ड टू बी द वैल्यू ऑफ सच गुड्स। दैट्स इट। यानी हमको सामने वाले को समझाना पड़ेगा इंपोर्टर को कि भाई हम इतनी वैल्यू मान रहे हैं, जेन्युइन है। अब इंपोर्टर का नहीं, इतनी वैल्यू जेन्युइन नहीं है, इतनी वैल्यू जेन्युइन है। अब मैं कहूँगा 1,20,000, मैं कितना बोल रहा हूँ? 1.5 लाख का सामान है, मैंने कहा वैल्यू कितनी है? 1,20,000, और वो ऑफिसर बोल रहा है नहीं भाई 1,40,000 है। तो मैं कहूँगा बेच करके दिखा दो, बेच करके दिखा दो, ठीक। और अगर उसको कोई 1,40,000 पे खरीदने को तैयार है, ले लो हमसे उतनी ड्यूटी, ठीक है ना? पक्की बात है। तो वैल्यू एसर्टेन्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर और द वैल्यू डिफाइंड अंडर ऑक्शन और पब्लिक टेंडर, दैट्स इट। कोई दिक्कत हो इन तीनों पॉइंट्स में तो बोलो। पहला पॉइंट मैंने बताया, नो ड्यूटी ऑन पिल्फर्ड गुड्स आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर डिपॉजिट इनटू द वेयर हाउस। अगर कोई सामान पिल्फरेज होता है तो नो ड्यूटी। अच्छा, नो ड्यूटी ऑन रेलिंक्विशमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द गुड्स। हम अपने सामान का अधिकार छोड़ रहे हैं, स्वामित्व छोड़ रहे हैं, मालिकाना हक छोड़ रहे हैं, टाइटल छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि सामान आने के बाद उस लायक नहीं रहा जिस लायक हमने मंगाया था। हाँ या ना? या सामान हमारे स्पेसिफिकेशन के लायक नहीं आया, या सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। क्लियर है? तो हम उस सामान का अपना टाइटल हटा सकते हैं अनकंडीशनली।
तीसरा अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी, हम सामान निकालने आए लेकिन मैंने सामान को रिड्यूस्ड वैल्यू पर पाया, यानी उस वैल्यू उस कंडीशन में नहीं पाया जिस कंडीशन में उसको होना चाहिए था, वो डैमेज्ड और डेटेरियोरेटेड कंडीशन में था, तो हम अपनी वैल्यू को रिड्यूस करवाएंगे, ड्यूटी कम पे करके लेकर जाना चाहेंगे। ठीक, लेकिन हमें उसके लिए सेटिस्फाई करना पड़ेगा एसी और डीसी को कि सामान जो है वो डेटेरियोरेटेड या डैमेज हो चुका है। लास्ट वन पॉइंट, रेमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। हमने लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड की बात ही नहीं की अभी। रेमिट मतलब छोड़ना होता है, माफ़ करना होता है, भूल जाना होता है। रेमिट का मतलब छोड़ देना। अब रेमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड ऐसा डिस्ट्रक्शन जो विदाउट रिकवरी हो, लॉस्ट ऐसा सामान बर्बाद हुआ कि अब वो हमको रिकवर नहीं हो पाएगा, तो वही ड्यूटी क्यों देंगे। हम गए ऑफिसर के पास, मेरा सामान दो, ड्यूटी लाओ, तुम्हारा माल जल गया। तुम ड्यूटी मांग रहे हो और दूसरी तरफ दांत दिखाकर बोल रहे हो कि तुम्हारा माल खराब हो गया, जल गया, रिकवरी के लायक नहीं, और ड्यूटी भी मांग रहे हो, बाहर निकलो। विदाउट प्रिजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13, जब कभी भी एक्ट में तुम लोग ये लाइन देखोगे विदाउट प्रिजुड्यूस, यानी बिना किसी दूसरे सेक्शन को हानि पहुंचाए, बिना किसी दूसरे सेक्शन को टच किए, यानी यहाँ पर सेक्शन 13, यानी जहाँ सेक्शन 13 नहीं लगता वहाँ पर हमारा ये सेक्शन लगेगा। सेक्शन 13 कब लगता है? पिलफर्ड गुड्स पर। सेक्शन 13 कब लगता है? पिलफर्ड गुड्स पर। अगर सेक्शन 13 नहीं लग सकता तो हम सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 यानी कि इसको यूज़ करेंगे। क्लियर है? फिर से पढ़ूँ मैं? यानी हमको पहले किसको देखना पड़ेगा, क्या हम इधर आ सकते हैं? अगर हाँ तो इधर जाएंगे, अदरवाइज हम यहाँ आएंगे। विदाउट प्रिजुड्यूस टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13 वेयर इट इज शोन टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ एसी और डीसी ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट की कस्टम डिपार्टमेंट कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो तो पक्की बात है कस्टम डिपार्टमेंट। एसी डीसी किसका? कस्टम का। ऐसा नहीं डीएम के पास पहुंच जाओ। दैट एनी इंपोर्टेड गुड्स, कि कोई इंपोर्टेड गुड्स हैव बीन लॉस्ट अदर देन पिलफरेज। बोलो, कोई सामान लॉस्ट हो चुका है और डिस्ट्रॉयड एट एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, द एसी ऑफ और डीसी ऑफ कस्टम शैल रेमिट द ड्यूटी ऑन सच गुड्स। बात खत्म। अगर हम सामने वाले को बता दे भाई जो सामान आया था आपके पास कहाँ है, एसी डीसी कहेगा होगा अंदर, तो मैंने कहा हम तो खोज खोज कर थक गए, अब आप खोज लीजिए। तो अपने बंदे को बुलाएगा, वो कहेगा आया तो था, पता नहीं, जल गया, ख़राब हो गया, सड़ गया, पड़ा तो हुआ है। मैंने कहा ख़राब हो गया सामान, कौन ले जाएगा? डिस्ट्रॉयड हो चुका है। डिस्ट्रॉयड है मतलब अब वो रिकवरी के लायक नहीं है, लॉस्ट हो चुका है, सामान ख़त्म, आग लग गई। ठीक है ना? मंगाया था कागज़, मिल रही है राख। This section comes into play in case of loss or destruction of imported goods at any time before their clearance for home consumption. The remission of duty is permissible. अच्छा, होम कंजम्पशन, चाहे अब होम कंजम्पशन डायरेक्ट आप ले जाने के लिए आए हों या फिर वेयर हाउस से, दोनों यहाँ पर आ रहे हैं। The remission of duty is permissible only in case of total loss of goods. Total loss of goods. Total loss of goods का मतलब अगर ये 1000 यूनिट्स आई थी और 600 यूनिट जल गई, 600 यूनिट्स जल गई, तो ये सेक्शन लगेगा या नहीं? लगेगा। टोटल लॉस ऑफ गुड्स का मतलब 100% गुड्स का लॉस होना नहीं, जितना नुकसान हुआ है वो पूरा गुड्स खत्म हो गया। मतलब अगर 20 यूनिट्स भी खत्म हुई हैं तो पूरी की पूरी 20 यूनिट खत्म हो गई, 100 यूनिट्स खत्म हुई तो पूरी की पूरी 100 यूनिट्स खत्म हुई हैं। ऐसा थोड़ी आधे में आग लग रही थी दूसरा भी जला लो, वो भी क्यों बचा रहे।
ऑफिसर क्या करेगा, अगर 1000 यूनिट में आग लग रही होगी 100 यूनिट बचाने की भी कोशिश करेगा, वैसे ही ड्यूटी नहीं मिलनी, इसको भी डाल दो स्वाहा कर दो, न रहेगा बांस न बचेगी बांसुरी। हाँ बोलिए। ना बोलें, यहाँ पर भी वही सिस्टम है। आप एक्साइज और कस्टम दोनों के कंसेप्ट, गुड्स की डेफिनेशन एक्साइज में, कस्टम में, CST में, वैट में पहले तो हमें समझनी पड़ेगी। यहाँ पर गुड्स में क्या क्या आता है मैंने बता दिया और क्लियरली डिफाइन किया। गुड्स में शामिल होता है वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट। क्या उसमें शामिल होता था? पहली चीज़, वहाँ गुड्स का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो मूवेबल एंड मार्केटेबल हो, प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हो, यानी मैन्युफैक्चर्ड इन, क्या ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है इम्पोर्टेड गुड्स? छोड़ दो, अच्छा बोल ही लो, नहीं तो मन की बात मन में रह जाएगी। तो आपको वैट भी देना पड़ता था, आप ये याद रखिए। हाँ हाँ हाँ। बच्चे ने कहा कि ऐसा डिफरेंस क्यों है। मैं थोड़ा बैकग्राउंड पीछे ले जाता हूँ। अगर एक्साइज की बात की जाए, चाहे वैट सिस्टम की बात की जाए, अगर सामान लॉस्ट हो जाता है, फायर से डिस्ट्रॉयड हो जाता है, चोरी हो जाता है, सैंपल में दिया जाता है, एडवर्टीजमेंट में यूज़ किया जाता है, पर्सनल यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर वैट क्रेडिट नहीं मिलती। इसका मतलब वैट का पेमेंट हो जाता है, क्योंकि वो अल्टीमेट कंजम्पशन पर डिपेंड करता है। क्लियर है? पक्की बात है ना? यहाँ पर सामान चोरी हो गया, आप सामान का पैसा देने जा रहे हो, कोई सामान चोरी हो गया, उसका पैसा आप देने को तैयार हो? हाँ या ना? कौन देने को तैयार होगा? और इससे अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं इनकरेज करेंगे कस्टम डिपार्टमेंट को लापरवाही से काम करो। ड्यूटी तो मिलनी है। बारिश हो रही है, अरे होने दो ड्यूटी तो पूरी मिलनी है। मेरी बात समझो, आप सामने वाले को अकाउंटेबल कब बनाओगे? आपने कस्टोडियन के ऊपर क्यों कहा कि कस्टोडियन से हम ड्यूटी लेंगे? अगर कोई सामान नुकसान हुआ कस्टोडियन से, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनल कर रहे हो, फिक्स कर रहे हो। और इम्पोर्टर बेचारा मूर्ख नहीं है कि विदेश से सामान मंगवा रहा है, तो उस पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की भी बनती है। और सामान गुड्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुआ है, सेल हुआ है, तो ठीक है, वहाँ पर तो ड्यूटी क्रेडिट नहीं मिलेगी, ड्यूटी तो जा चुकी है। एक जगह ऐसी जहाँ गवर्नमेंट को ड्यूटी मिल चुकी है, लेकर के दिखाओ बेटा। नहीं समझे? गवर्नमेंट के हाथ में ड्यूटी है, उसकी जेब से निकालना दूसरी बात है, तो वह ड्यूटी गवर्नमेंट को देनी है, वो दूसरी बात है। दोनों में फ़र्क है? नहीं है? अरे हाँ, इम्पोर्टेशन के केस में अब मैं गया डिपार्टमेंट में, कितनी ड्यूटी बनती है भाई साहब, और ये तो सामान खराब हो गया, ड्यूटी है 2, ये वाले 2 है कि नहीं? और अगर एक्साइज की बात करेंगे, अगर हम वैट की बात करेंगे, तो ड्यूटी हैज़ ऑलरेडी बीन पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ द गुड्स। आप उसकी क्रेडिट लेने की बात कर रहे हो, तो वो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। अरे भैया गुड्स, हमारी जेब से कैश निकालोगे, निकाल करके दिखाओ। गवर्नमेंट तो यही बोलेगी, एक तरह से ये मान, एक जगह ड्यूटी ऑलरेडी पेड है और एक जगह ऑलरेडी ड्यूटी अब पेमेंट करनी बाकी है। चलें आगे। अच्छा, वापस आते हैं अपने उस चीज़ को भूल जाना जो बताया। रेमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड गुड्स। अगर सामान लॉस्ट हो गया हो, डिस्ट्रॉयड हो गया हो, विदाउट रिकवरी हो, तो अब वहाँ पर ड्यूटी नहीं बनेगी, पूरी की पूरी ड्यूटी रेमिट करनी पड़ेगी। हाँ या ना? The remission of duty is permissible only in the case of total loss of goods. This implies that the loss is forever and beyond recovery. Clear है? The loss referred to in this section is generally due to natural causes like fire, flood, etc. पक्की बात है, इसी कारणों से होगी। और कहाँ से होगी? The loss of goods may be at the warehouse also. This section is subject to the provision of section 13, यानी section 13 दोनों में से कोई एक लगेगा, दोनों नहीं लग सकते। इधर जाना होगा तो इधर, इधर जाना होगा तो इधर, दोनों में फ़र्क क्या है जरा देखो। In case the goods have been pilfered after they have been unloaded but before order for clearance, सेम यही चीज़।
Clearance for home consumption or deposit in a warehouse section 13 would apply and the importer would not be liable to pay the duty. लेकिन यहाँ पर सामान अगर वेयर हाउस भी होगा तो वहाँ पर ड्यूटी रेमिट कर दी जाएगी। पहला अंतर तो ये है, पहला फर्क ये है। दूसरा फर्क क्या है, स्मॉल थेफ्ट होता है और यहाँ नेचुरल कॉजेज को प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ रिकवरी हो सकती है, रीस्टोर किया जा सकता है, बट इट इज़ बियॉन्ड रिकवरी एंड दिस इज नॉट द टोटल लॉस ऑफ पैकेट और पैकेजेस, दिस इज टोटल लॉस। क्लियर हुआ? दोनों में फ़र्क समझ में आया? और यही सारे डिफरेंसेस आपके इस चार्ट में दिए हुए हैं नीचे। सेक्शन 13 एंड सेक्शन 23 दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। पक्की बात है? इन चारों में कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। हाँ बोलो। टोटल लॉस का मतलब ये समझ लो बेटा कि 1000 में से अगर 600 यूनिट्स का नुकसान हुआ है तो ये बियॉन्ड रिकवरी होना चाहिए। 400 तो फ्रेश पीस पड़े हुए ले जाओ ना अपना, वो तो अरे वो नहीं दोगे। अगर तुम इसको माफ़ करोगे तो किसी का अगर 20 पैकेट भी नुकसान होगा बाकी 980 बिना ड्यूटी पे किए ले जाएगा और दांत दिखाएगा, और नहीं भी नुकसान होगा तो 20 को खुद ही बैठ कर जलाएगा। अरे सीधी सी बात है, नहीं समझे? हाँ बोल। इसमें किसी को कहीं कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो। नहीं? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स। क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है? इस सामान को पेन क्यों माने, और पेन को पेन मान रहे हैं तो मार्कर पेन और नो मार्कर पेन क्यों मान रहे हैं? बॉल पेन और जेल पेन और मार्कर पेन और परमानेंट मार्कर पेन, ये क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? ताकि हम सही वैल्यू, सही रेट और सही अमाउंट ऑफ ड्यूटी कैलकुलेट कर सकें। क्लियर है? तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए है कि रेट ऑफ ड्यूटी सही चार्ज हो और अमाउंट ऑफ ड्यूटी सही कैलकुलेट हो, और अगर कोई वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स हैं तो वो हमें पता चल पाए। अब क्लियर है? तो क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी। सर इंपोर्टेड गुड्स पर तो बात समझ में आती है, छोड़ दो, घर पे खोजना नहीं तो कोसना। देखो इधर, इंपोर्टेड गुड्स की तो बात समझ में आती है। गवर्नमेंट ने इंपोर्टेड गुड्स पर डिफरेंट टाइप की ड्यूटी लगा रखी है, और गवर्नमेंट कहती है इफ़ यू आर एन एक्सपोर्टर यू आर फ्री टू डू द एक्सपोर्ट, नो वन कैन स्टॉप यू टू डू द एक्सपोर्ट, एवन अ गवर्नमेंट ऑफिसर कैन नॉट स्टॉप। ये नहीं कि प्रोहिबिटेड गुड्स को सेल करना स्टार्ट कर दो, वहाँ पर प्रोहिबिटेड गुड्स और स्पेसिफाइड गुड्स की बात नहीं हो रही। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस डीलिंग में आपको एक्सपोर्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। एवन गवर्नमेंट के बंदे आएंगे आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। ECGC और DICGC जैसे डिपार्टमेंट तैयार बैठे होते हैं कि आप सामान बाहर भेजो विदेश में, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, आप सामान विदेश में भेजो, और अगर बीच में नुकसान होता है ना, और सामने वाला जो सामान मंगवा रहा है विदेशी, अगर उसने चंटई कर ली और आपका पैसा मार लिया तो भी हम बैठे हैं वहाँ पे। सोचो, वहाँ तक का इंश्योरेंस देने को लोग तैयार हैं, और कितना 97% तक इंश्योरेंस कवर होता है। बहुत बड़ी बात होती है गुड्स का लॉस होना किसी भी तरह का, तो गवर्नमेंट इतना प्रमोट करती है एक्सपोर्ट को। तो प्रमोट करोगे बेटा एक्सपोर्ट को, क्यों? क्योंकि हमको हिंदुस्तान का मार्केट बाहर बिछाना है, फैलाना है। तो सामान महंगा करके बिछाओगे या सस्ता करके बिछाओगे? तो सामान सस्ता करके बिछाओगे, और सामान सस्ता करोगे तो टैक्स लगा करके या बिना टैक्स लगाए? तो कहा गया मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स तो माफ़ हैं, ड्यूटी लगती ही नहीं है, तो उस पर क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है? तो कहा गया कुछ तो हैं जिस पर ड्यूटी लगती है, क्लासिफाई तो करो, चाहे वो एग्जेम्प्टेड हो, चाहे 100% माफ़ हो, चाहे कुछ भी हो, आपको क्लासिफिकेशन करना चाहिए और पड़ेगा। क्लियर है? पक्की बात है? What is classification? Classification of goods under custom consists of determining the heading or subheading
of the Customs Tariff Act 1975 under which the imported goods or exported goods would be covered। तो हमको अपने चैप्टर हेडिंग और सब हेडिंग को जानना पड़ेगा। इतनी मोटी किताब टैरिफ की, उसमें से अपना पन्ना निकालना पड़ेगा। पेन, वो भी प्लास्टिक की, मेटल वाली नहीं, प्लास्टिक की, ये वाली पेन। अच्छा कौन सी पेन? जेल पेन, मार्कर पेन, परमानेंट मार्कर, अरे वो सब लिखा है, पूरा सिस्टमेटिक बना हुआ है और ऐसे बना हुआ है जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक जाता है। ठीक, क्लियर है? तो उस पूरे चैप्टर को हमको देखना पड़ेगा, हम किस चैप्टर में फॉल करते हैं, क्या क्लासिफिकेशन है। तो हमें चैप्टर और सब हेडिंग जानना पड़ेगा। व्हाट इज व्हाई इज क्लासिफिकेशन नेसेसरी, बताया तो सही तरीके से वैल्यूएशन करने के लिए, सही तरीके से रेट ऑफ ड्यूटी जानने के लिए और सही अमाउंट ऑफ ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स डिटरमाइंस रेट ऑफ एप्लीकेबल ड्यूटी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंपोर्ट कंट्रोल्स और रेस्ट्रिक्शंस, कायदे कानून जानने के लिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी यानी रेट्स ऑफ ड्यूटी जानने के लिए, और साथ ही साथ बेनिफिट्स ऑफ ड्यूटी एग्जम्पशन नोटिफिकेशन। अगर आपकी ड्यूटी माफ़ है तो वो आप देखो। क्लासिफिकेशन ड्यूटी लगाने के लिए और ड्यूटी माफ़ होने के लिए, किस रेट से लगाने के लिए, वो सब जानने के लिए जरूरी है क्लासिफिकेशन। तो हमें अपने चैप्टर, हेडिंग और सब हेडिंग को जानना पड़ेगा। व्हाट्स द स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन? द स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन अंडर कस्टम इज सिमिलर टू द वन ऑफ इन सेंट्रल एक्साइज। सेंट्रल एक्साइज वहाँ पर हम लोग जब देखेंगे तो वहाँ देखेंगे HSN सिस्टम, बताया था मैंने, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, उसके बेसिस पर सेंट्रल एक्साइज में टैरिफ बनाया गया है, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ, सीटा, पक्की बात है ना, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट कहते हैं उसको। तो सीटा 85 पढ़ोगे 1985, वो देखा जाएगा, उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज सीटा एंड हाउ टू मीन्स अंडर व्हाट गाइडलाइंस दे हैव बीन प्रिपेयर्ड, किस सिस्टम पर उनको फ्रेमवर्क दिया गया है। तो उस समय हम लोग HSN सिस्टम की भी बात करेंगे। ठीक, चलो द स्कीम हैज़ बीन डिस्कस्ड, वो हम लोग एक्सरसाइज में देख चुके हैं, मारो गोली। अब आते हैं वैल्यूएशन ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स एंड एक्सपोर्टेड गुड्स। तो क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ ड्यूटी, for the purpose of getting the exemption notification, or for the purpose of knowing the safeguard duty, protective duty, anti-dumping duty and all type of duty we can find out only by classify the goods, that's it. तो classification is important, पक्की बात है। अब आते हैं वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स। कैसे होता है वैल्यूएशन इम्पोर्टेड गुड्स का और एक्सपोर्टेड गुड्स का? दो ब्रॉड हेडिंग्स बांटी गई हैं, दो ब्रॉड तरीके बांटे गए हैं, और देखो सामने बिल्कुल बिल्कुल बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू और ऑन द बेसिस ऑफ टैरिफ वैल्यू। ये ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है और ये टैरिफ वैल्यू क्या है? दो तरीके हैं, पहला ट्रांजैक्शंस वैल्यू के हिसाब से और दूसरा टैरिफ वैल्यू के हिसाब से। टैरिफ वैल्यू बहुत ही आसान है, ज़रा उसको देख लेते हैं। कुछ गुड्स ऐसे हैं जिस पर गवर्नमेंट ने सीधे सीधे कहा है आप कुछ भी वैल्यू रख लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी बता दो, सब एक जगह। इन गुड्स के लिए हमने 100 रुपये रखा है, अगर वैल्यू तो 100 रुपये ही माना जाएगा ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए। दिस इज़ नोन एज टैरिफ वैल्यू। मेरी बात समझना, ये गुड्स ऐसे हैं जिनके लिए ट्रांजैक्शन वैल्यू पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इधर उधर घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली गो विद द टैरिफ वैल्यू, यू कैन फाइंड आउट योर ड्यूटी ईजिली। आप केवल टैरिफ वैल्यू पर जाओ, कोई हमें वैल्यू नहीं चाहिए, हमने जो वैल्यू बता दी दिस इज़ फुल एंड फाइनल। तो ज़रा देख लेते हैं टैरिफ वैल्यू, पहले हम इसको नहीं देखेंगे, नेक्स्ट पेज पर सीधे चल जाएंगे, टैरिफ वैल्यू की बात कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। वैल्यूएशन हम दो तरीके से कर सकते हैं भाई, गुड्स की वैल्यू जानोगे, इधर देखो ना, वैल्यू जानो, उसके बाद उसमें रेट ऑफ ड्यूटी से मल्टीप्लाई करो तो क्या निकलता है? अमाउंट ऑफ ड्यूटी। तो अब हम लोग को तो ये समझ में आ गया कि हम लोग रेट ऑफ ड्यूटी कैसे पता कर पाएंगे, जब प्रॉपर क्लासिफिकेशन होगा, यानी क्लासिफिकेशन होगा तो हमें इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। क्लासिफिकेशन के लिए अपने चैप्टर, हेडिंग और सब हेडिंग को खोजना पड़ेगा, और क्लासिफिकेशन और जो बुक बनाया गया कस्टम्स टैरिफ एक्ट, वो किस बेसिस पर बनाया गया? सेंट्रल एक्साइज के बेसिस पर बनाया गया, HSN सिस्टम के हिसाब से बनाया गया, इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से बनाया गया है।
ठीक, वो बाद में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज में। अब सर वैल्यूएशन पता चलेगा तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ ड्यूटी से, तो वैल्यूएशन करने के दो तरीके बताए गए। पहला तरीका बताया गया है ट्रांजैक्शन वैल्यू और दूसरा तरीका बताया गया टैरिफ वैल्यू। तो अब अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन सा वैल्यू है? टैरिफ वैल्यू। इजी है, 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आराम से हम लोग ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात करेंगे। CBEC सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, यानी हम जब भी इस पूरे एक्ट में चाहे कस्टम हो चाहे एक्साइज हो, जब भी हम बात करेंगे बोर्ड की, एवन सर्विस टैक्स में, एक्ट में नहीं सर्विस टैक्स में, तो जब भी हम कस्टम एक्ट में, एक्साइज एक्ट में और सर्विस टैक्स में बोर्ड की बात करते हैं तो वहाँ बोर्ड मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। क्लियर है? तो कहा गया CBEC में फिक्स टैरिफ वैल्यूज फॉर एनी क्लास ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स। दे कैन फिक्स द वैल्यू of any imported or exported goods having regard to the trend of the value of such or like goods by notification if it is satisfied that it is necessary to do so। हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ से बचना चाहते हैं। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड होते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ ज़्यादा होती हैं, लेकिन रिजल्ट बाबा जी का ठुल्लू। तो उससे अच्छा है कि हम क्या कर लें, टैरिफ वैल्यू बना लें। वेयर एनी सच टैरिफ वैल्यूज आर फिक्स द ड्यूटी शैल बी चार्जेबल विद रेफरेंस टू दैट टैरिफ वैल्यू। तो सीधे रेट ऑफ ड्यूटी उस टैरिफ वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लो, आपकी अमाउंट ऑफ ड्यूटी आ जाएगी, बात खत्म। ज़्यादा हमें टिटिम्मा पालने की ज़रूरत नहीं है। इज इट क्लियर? ओवर, टैरिफ वैल्यू इज ओवर। अब हमें जो समझना है आराम से वो क्या है, ट्रांजैक्शन वैल्यू। और ट्रांजैक्शन वैल्यू 3 तरीकों से कैलकुलेट होती है। कितने तरीकों से? पहला बिल्कुल नॉर्मल ले चलेंगे। अभी जो डेफिनेशन पढ़ेंगे दैट इज़ ओके, अगर हमने वो सारी शर्तें पूरी कर ली दैट इज़ योर ट्रांजैक्शन वैल्यू। लेकिन अगर इस डेफिनेशन के किसी भी पॉइंट को हमने टच कर लिया, यानी अगेंस्ट में चले गए, तो वहाँ इम्पोर्ट वैल्यूएशन के रूल्स अलग हैं, एक्सपोर्ट वैल्यूएशन के रूल्स अलग हैं। तो हमें फिर इम्पोर्ट वैल्यूएशन रूल्स 2007, एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल्स 2007 को देखना पड़ेगा। क्लियर है? ज़्यादा टेंशन? बताओ, सीए इंस्टीट्यूट ने, CS या CMA इंस्टीट्यूट ने अपने हंसते हुए चेहरों को मुरझा है कि नहीं? जिन चेहरों को हंसना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, उनकी हंसी छीन ली। कितना गलत। केवल कैरियर को लेकर, वो साइकिल के पीछे वाला, सॉरी कैरियर होता है वो, तो करियर को लेकर केवल करियर को लेकर, कैरियर को लेकर नहीं है ना। अगर तुम लोग का करियर नहीं बना तो कैरियर तो बन ही जाएगा। कई लोग कहते हैं मेरा कैरियर तो बन गया। मैंने कहा कितना लगा, 50 या 100? चले आगे। तो तुम लोग भी अपना अपना कैरियर नहीं करियर बनाओ। अंतिम का आर न छोड़ दे, नहीं तो करिया हो जाए। चलो पढ़ते हैं ढंग से। ये वैल्यूएशन क्या होता है? ट्रांजैक्शन वैल्यू के बेस पर जब भी हम गुड्स की वैल्यूएशन करेंगे 2 तरीकों से करेंगे। पहला ये क्या होता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू। हाँ, ट्रांजैक्शन वैल्यू। और दूसरा टैरिफ वैल्यू। 4 लाइनें दी हैं, पढ़ें और उसके बाद आप लोग हमें बताएं ट्रांजैक्शन वैल्यू को क्या डिफाइन किया गया है। खुद पढ़ें। ट्रांजैक्शन वैल्यू नॉर्मल कोर्स में हम इसी ट्रांजैक्शन वैल्यू पर वैल्यूएशन करते हैं। नॉर्मल कोर्स में कौन? कस्टम ऑफिसर। उस वैल्यू पर जिस वैल्यू को मैंने शो किया, आई एम एन इम्पोर्टर, मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू ये है, नॉर्मली कर दो। लेकिन वो वैल्यू कब मानी जाएगी कि हाँ ये ट्रांजैक्शन वैल्यू है? नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू, जिस वैल्यू पर 2 लोगों के बीच में आपस में ट्रांजैक्शन होता है, उसी को कहते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। लेकिन बेटा ये ट्रांजैक्शन वैल्यू तब ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी जब ये मेरा रिलेटिव ना हो। ये ट्रांजैक्शन वैल्यू तब ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी जब केवल उसी वैल्यू पर पैसा देगा
अंडर द टेबल या हिडन वे से कोई और सर्विसेज या गुड्स की बात नहीं हुई होगी। मैंने कहा ट्रांजैक्शन वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जब दो लोगों के बीच में उस वैल्यू पर ट्रांजैक्शन हुआ हो फ्री कंसेंट के साथ। क्लियर है? लेकिन अगर दो रिलेटिव्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो तो क्या उसको तुम ट्रांजैक्शन वैल्यू बोलोगे? नहीं। अगर दो लोगों के बीच में इस तरह से ट्रांजैक्शन हो, भाई साहब आप सामान बेचो, देखो हम आपसे सामान तो खरीदने जा रहे हैं, मैंने बोला हम आपसे सामान तो खरीदने जा रहे हैं, लेकिन अगर इस वैल्यू पर दिखाएंगे टैक्स ज़्यादा लगेगा, एक काम करना मेरी उसी देश में मेरी ऑफिस है, वहाँ से तुम सामान कुछ खरीद लेना, वहाँ से पेमेंट ले लेना, हम यहाँ से इतना पेमेंट करेंगे। इट मीन्स कि दिस इज़ नॉट द सोल कंसिडरेशन। हम लोग आपस में कुछ ऐसा कंसिडरेशन सेट कर रहे हैं जो सोल कंसिडरेशन नहीं है। जो सामान 10 लाख में आना चाहिए वो मुझे 8 लाख पर सामने वाला दे रहा है, 2 लाख रुपए इसलिए माफ़ कर रहा है क्योंकि उसको दूसरी तरीके से कंसिडरेशन या बेनिफिट मिल रहा है। तो क्या इसको तुम लोग ट्रांजैक्शन वैल्यू का नाम दोगे? नहीं ना। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पर इंपोर्ट वैल्यूएशन रूल्स 2007 और एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल्स 2007 बने हुए हैं, हमको उन रूल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्टेड रूल्स। द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सच गुड्स। इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स द ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स। पक्की बात। सेकेंड, व्हेन सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया, यानी इंपोर्ट इन इंडिया। एक्सपोर्ट टू इंडिया का मतलब इंपोर्ट इन इंडिया। फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन where the buyer and seller are not related and the price is the sole consideration। यानी ये जब शर्तें पूरी होती हैं तो दो लोगों के बीच में जो वैल्यू डिटरमाइन होती है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू कहलाएगी, वो फ्री वैल्यू कहलाएगी, वो कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसको हम लोगों ने जानबूझकर अफेक्ट किया होगा। दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शन वैल्यू। फिर से हम देखते हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब होता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू मीन्स द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स। The price actually paid or payable for the goods when sold for export to India, यानी कि import in India। हाँ है ना। For delivery at the time and place of importation, यानी कौन सी वैल्यू? वो वैल्यू जो importation के समय पर हो, जो importation के समय पर हो। सर आप भी ना लिखिए ना अगले पेज पर date for determining the rate of duty, date for determining the tariff value and relevance of the date। डेट का रेलिवेंस है, डेट का रेलिवेंस है, उसको भी अभी हम लोग को पढ़ना बाकी। डेट का रेलिवेंस होता है किस डेट की वैल्यू, 31 तारीख की वैल्यू, 32 नहीं, एक तारीख की वैल्यू या 3 तारीख की वैल्यू, किस तारीख की वैल्यू ले। सामान आए हुए 10 दिन पड़ा रहा, किस दिन की वैल्यू ले? प्रॉब्लम है ना। हाँ या ना। तो उसके लिए बोला गया, फिर से मैं पढ़ता हूँ, ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स वाइल द गुड्स आर सेंड टू एक्सपोर्ट इन इंडिया या इंपोर्ट इन इंडिया, एक्सपोर्ट टू इंडिया और इंपोर्ट इन इंडिया। फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस फॉर इंपोर्टेशन where the buyer and sellers are not related and the price is the sole consideration for the goods। That's it। क्लियर है? अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, दोनों लोगों में रिलेशनशिप ना हो, प्राइस सोल कंसिडरेशन ना हो, हिडन वैल्यू कहीं से आ या ना जा रही हो। तीसरा, एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन की वैल्यू को हम लोग कंसीडर करेंगे एट द फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। बात खत्म। वो प्राइस जो एक्चुअली पेड और पेबल होगी दैट विल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। क्या लिखा हुआ है? प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल टू द गुड्स वाइल इम्पोर्ट टू इंडिया। हाँ या ना। एक्सपोर्ट टू इंडिया वाइल इम्पोर्ट इन इंडिया, बात तो वही हुई। हाँ या ना। फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस फॉर इंपोर्टेशन where the buyer and sellers are not related and the price is the sole consideration for sale। That's it।
तो वो हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू मान ली जाएगी, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। सर एडजस्टमेंट कौन से करने पड़ेंगे? तो उसके लिए हमको इंपोर्ट रूल्स देखने पड़ेंगे, और उसमें बताया गया है दीज आर द थिंग्स विच आर टू बी एडजस्टेड, दीज आर द थिंग्स विच आर टू बी एडजस्टेड। ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें एडजस्ट करनी है। इंपोर्ट वैल्यूएशन रूल्स में बताया गया है ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें एडजस्ट करनी है। ब्रोकरेज एंड कमीशन, ब्रोकरेज एंड कमीशन, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन वर्क, रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, इंश्योरेंस, लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस। सर समझ में नहीं आई बात। सामने वाले ने जिससे मैंने इंपोर्ट करवाया है उसने डिज़ाइन वर्क किया, उसने डिज़ाइन वर्क किया और उस डिज़ाइन वर्क को कॉस्ट में नहीं जोड़ा, जबकि उसने काम मेरे लिए ही किया था डिज़ाइन वर्क, तो मेरी कॉस्ट का हिस्सा होना चाहिए। गलत है या नहीं? तो डिज़ाइन वर्क इज़ द पार्ट ऑफ द कॉस्ट या वैल्यू, पार्ट ऑफ द वैल्यू। इंश्योरेंस कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट? इंश्योरेंस कॉस्ट, रॉयल्टी फीस, लाइसेंस फीस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, ट्रांसपोर्टेशन टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, इंश्योरेंस, लोडिंग एंड अनलोडिंग। ये सारी चीज़ें सामान की दाम को बढ़ाती हैं नहीं बढ़ाती? अब आप लोडिंग अनलोडिंग खर्चों को जोड़ ही नहीं रहे हो, फ्रेट को जोड़ ही नहीं रहे हो, जो वॉयज वगैरह का था, वेसल वगैरह का फ्रेट था, एयरक्राफ्ट का फ्रेट था, उसको आप जोड़ ही नहीं रहे हो। गलत है कि नहीं है? इंश्योरेंस जो था उसको आप नहीं जोड़ रहे हो, कमीशन एंड ब्रोकरेज को नहीं जोड़ रहे हो, रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस को नहीं जोड़ रहे हो, डिज़ाइन को नहीं जोड़ रहे हो, इंजीनियरिंग कॉस्ट को नहीं जोड़ रहे हो। क्यों नहीं जोड़ रहे हो भाई? दीज आर द फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट एंड मस्ट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ द गुड्स। तो हमें ये बताया गया है इंपोर्ट रूल्स 2007 में दैट दीज टाइप ऑफ थिंग्स मस्ट बी एडजस्टेड इन द वैल्यू ऑफ द गुड्स। तो अगर ये जोड़ने की जरूरत पड़े तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू, तब वहाँ ट्रांजैक्शन वैल्यू इज नॉट द फाइनल वैल्यू, वी हैव टू डू द एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द इंपोर्ट रूल्स 2007। क्लियर है? सेम यही चीज़ वैल्यूएशन ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स, सेम यही चीज़ वैल्यूएशन ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स के केस में सेम उल्टा कर देंगे। क्या बोलेंगे? प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स व्हेन गुड्स आर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, यानी विदेश में जाए, फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन वेयर द बायर एंड सेलर्स आर रिलेटेड, अच्छा नॉट रिलेटेड, एंड द प्राइस इज द नॉट सोल कंसिडरेशन, अच्छा सोल कंसिडरेशन। तो अगर ये सारी चीज़ें वही तो कॉपी की गई है, कौन सा नया चीज़ बताया गया है? बोलो, नहीं समझ में आई? तो अगर हमसे अब कोई पूछे डिफाइन द ट्रांजैक्शन वैल्यू, तो मैं बोलूँगा ट्रांजैक्शन वैल्यू मीन्स द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स व्हेन एक्सपोर्ट टू इंडिया, when export to India for a delivery, export to India for what? For sale, for delivery at the time and place of what? Importation, exportation के केस में exportation, where the buyer and the sellers are the not related person and the price paid is the sole consideration to the sale. That's it. कितना सिंपल है? नहीं है? समझ में आया? बताओगे? कोई बंदा बताएगा हमको? बता दो, एक बार डेफिनेशन बता दो, ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है? साउथ इंडियन की तरह बात कर रहा है बंदा। हाँ, और बोलो। For delivery and the place and the time for importation where the parties buyer and the seller is not related and the price is sole consideration। बिल्कुल सही। अगर इन शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं हुई, शर्त पूरी ना हो तो क्या हो जाएगा? इंपोर्ट रूल्स 2007 लग जाएंगे और पूरा नाम है उसका, अंडरलाइन कर लो, कस्टम वैल्यूएशन रूल्स 2007 ब्रैकेट में दिया हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स।
तो कस्टम वैल्यूएशन ब्रैकेट, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, रूल्स ब्रैकेट बंद, रूल्स 2007। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोलें। हम एक हिंट दे रहे हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग डेट की रेलिवेंसी पढ़ेंगे तो हमें वो समझ में आए कि वाई वी आर जस्ट गोइंग टू गिव अ इम्पोर्टेंस टू द डेट, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, रेलिवेंस ऑफ डेट, क्योंकि उस डेट पर ही हम वैल्यूएशन करते हैं और उस डेट पर ही रेट ऑफ ड्यूटी को डिसाइड करते हैं। ठीक, देखा जाए रेलिवेंस क्या है डेट का। The price paid or payable as referred above shall be calculated with reference to the rate of exchange as in force on the date on which a bill of entry in relation to imported goods is presented or a shipping bill in case of exported goods is presented. That's it. हाँ या ना, डेट कौन सी लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि हम लोग जो सामान खरीदते हैं ना वो डॉलर्स, यूरो, येन, पौंड इसमें खरीदते हैं। ड्यूटी किस पे चार्ज करोगे? डॉलर्स में, पौंड में, हाँ रुपीज़ में। तो पहले तो हम उस वैल्यू को जो फॉरेन करेंसी में है उसको किस में कन्वर्ट करें? इंडियन करेंसी में। तब तो उसमें हम रेट ऑफ ड्यूटी का मल्टीप्लाई करके उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके ले आ सकते हैं। तो हमें वो डेट बताओ किस दिन वो कन्वर्जन करें, पहली चीज़ तो ये, और किसके वैल्यू से कन्वर्ट करें, क्योंकि फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज रेट इंडिया में 3 अथॉरिटीज़ हैं। ढंग से सुनना, 3 अथॉरिटीज़ हैं जो फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज रेट को डिस्क्राइब करते हैं। पहला RBI और दूसरा CBEC, इसका बोर्ड, पहला RBI, दूसरा CBEC और तीसरा है फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। पहला RBI, दूसरा CBEC और तीसरा फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फेडाई, कभी कभी सुनते होगे, फेडाई, FEDAI, फेडाई, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये 3 लोग रेट्स को डिसाइड करते हैं। हम किसके रेट को माने? क्या बोर्ड के रेट को माने या RBI के रेट को माने? RBI, गलत बात, बोर्ड के रेट्स को मानना पड़ेगा। RBI के रेट को मारो गोली, फेडाई के रेट को मारो गोली। केवल तुमको ध्यान में रखना है कौन सा, केवल बोर्ड का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। दिमाग में ये चीज़ सेट कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो नीचे जो दिया हुआ है ग्रे बॉक्स में ये इसी को बताया है। अभी भी करवा सकते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं फिलहाल। तो इंपोर्टेड गुड्स का क्या है? द कन्वर्जन इन वैल्यू शैल बी डन विद द रेफरेंस टू द रेट ऑफ एक्सचेंज प्रेवेलेंट ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री। यानी जब हम सामान इंपोर्ट करते हैं, सामान आया और मेरे कस्टम पोर्ट पर रखा हुआ है, मैं दौड़ा जाऊंगा अपना सामान निकालने के लिए, तो मैं क्या वहाँ पर प्रेजेंट करता हूँ? बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करता हूँ। मेरा सामान निकाल दो ना, मेरा सामान आया, वो बिल ऑफ एंट्री इज़ द बेस। और जिस दिन मैं बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करता हूँ कस्टम ऑफिसर के सामने, तो इसका मतलब असेसमेंट करने के लिए हम रेडी हैं, हम अपनी ड्यूटी पेमेंट करने के लिए घर से निकले हैं। ऐसा थोड़ी आज रेट फाइनल कर दो, कुछ दिन बाद आकर के सामान, अरे नहीं बिल ऑफ एंट्री ले कर गए हैं तो हम आज ही पेमेंट करके सब निपटा करके जाएंगे। दिमाग में ये है। तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट की जाती है उसी दिन को रेलिवेंट माना जाता है फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन। अब क्लियर हुआ? अच्छा, इसी तरह शिपिंग, भाई इंपोर्टर तो बाद में क्या सामान रखा हुआ था, जब हम सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो सामान घर से उठा करके ले जाते हैं साथ में, लो इसको एक्सपोर्ट कर दो, तो हम उस समय शिपिंग बिल देते हैं। क्या देते हैं? अब इसके बाद हमारी और तुम्हारी कभी मुलाकात नहीं होगी, आज के बाद हम दोनों की रास्ते अलग अलग और जुदा जुदा, तो भैया टैक्स ले लो। तो टैक्स लेने का वही डेट है जिस दिन शिपिंग बिल मैंने वहाँ पर दी। अरे बोलो ना, तो बात खत्म। शिपिंग बिल या बिल ऑफ एंट्री जिस दिन प्रेजेंट करते हो वही डेट रेलिवेंट होती है फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू द इंडियन करेंसी एंड मल्टीप्लाइंग द रेट ऑफ ड्यूटी। दैट्स इट। क्लियर है? चलें, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ये केवल हिंट मैंने दिया था, नेक्स्ट क्लास में फिर से डेट से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे। हाँ जी
बच्चे ने कितना सही जवाब पूछा। 3 को बनाया ही इसलिए गया था कि तीनों लोग एक ही रेट बताएं। अरे 3 अथॉरिटीज़ अगर बनाई गई हैं, आरबीआई, सीबीईसी और फेडाई, तो इसका मतलब तीनों एक ही रेट दें, तो बना लो एक को, काहे के लिए 3 को बनाए हो, बाकी 2 को हटा दो, क्यों खर्च कर रहे हो इतना। सबका पर्पज़ अलग अलग होता है। क्लियर है? थैंक यू बच्चों।